जय हिंद भाई लोग, मैं आपका दोस्त ईशान सैजी एजुकेटर्स चैनल पे आप सबका इस्तकबाल करता हूं। भाई लोग, आजकल मैं सेल्फ हेल्प जनरा की एक बहुत ही अच्छी बुक जिसका टाइटल है हू विल क्राई व्हेन यू डाई पढ़ रहा हूं और इसके जो राइटर हैं वो रोबिन शर्मा जी हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग के केवल 15 चैप्टर्स ही पढ़े हैं, लेकिन उन 15 चैप्टर्स से मुझे एक चैप्टर इतना अच्छा लगा है जिसको बिना बताए मैं आपसे रह ही नहीं सकता हूँ। और उस चैप्टर का जो नाम है वो है मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। आप देख भी पा रहे होंगे कि हमें अपने पर्सपेक्टिव को, अपने नज़रिए को मेंटेन रखना चाहिए, मतलब अच्छा रखना चाहिए। क्या होता है नज़रिया और क्यों अच्छा रखना चाहिए, इसके बारे में इस चैप्टर में एक स्टोरी के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो मैं वही स्टोरी आपको नरेट करने वाला हूँ और जो कंक्लूज़न ड्रा किया गया है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में आपसे बस एक छोटी सी इल्तिजा है कि अंत तक बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। तो भाई लोग, कहानी की शुरुआत हॉस्पिटल के कमरे से होती है और यह ह्यूमन बिहेवियर के एक बहुत बड़े एस्पेक्ट को उजागर करते हुए ख़त्म हो जाती है। तो कहानी में एक व्यक्ति है जो पहले से हॉस्पिटलाइज्ड है और उसका जो बेड है वो खिड़की के सामने लगा हुआ है। उसी कमरे में एक दूसरा व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति जो है उसको खिड़की से दूर शिफ्ट कर दिया जाता है और दोनों की हालत कुछ यूँ है कि दोनों चल फिर नहीं सकते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होती है, दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों की ट्यूनिंग अच्छी होने के कारण दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल जाते हैं। लेकिन जो पहला वाला इंसान होता है वो देखता है कि जो उसका जो नया वाला दोस्त है जो आया है हाल फिलहाल में, वो काफ़ी पेसिमिस्टिक है, मतलब निराशावादी टाइप का व्यक्ति है और आजकल वो उदास भी रहने लगा है। तो उसके लिए वो एक प्लान करता है और प्लान कुछ उसका यूँ होता है कि मैं खिड़की के बाहर देखूँगा और खिड़की के बाहर की जो दुनिया है उसको अच्छे से इसको बताऊंगा ताकि इसको अच्छा फील हो। और इसी उद्देश्य से वो क्या करता है, घंटों खिड़की के बाहर झांकता रहता है और खिड़की के बाहर की दुनिया को इसको अच्छे से बताता है कि देखो भाई, खिड़की के बाहर एक बगीचा है, बगीचे में इस प्रकार के फूल खिले हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग लड़ाई कर रहे हैं, लोग गप्पेबाजी कर रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें उसको इतने अच्छे से बताता है कि व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस होता है। दूसरा वाला व्यक्ति होता है उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन कुछ दिनों तक ये सब चीज़ सिलसिला चलता रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो दूसरा वाला व्यक्ति होता है उसको उससे जलन होने लगती है कि यार ये कितना किस्मत वाला है कि इसको खिड़की वाला जो है वो बेड मिल गया है। काश इसकी जगह पर मैं होता तो मैं चीज़ों को और अच्छे से देख पाता। और यह जो ईर्ष्या थी उसके मन में बैठ गई और ये धीरे धीरे अपना घर कर ली। और होता क्या है आगे कहानी में, एक दिन पहले वाले व्यक्ति का बहुत ही जो हालत है बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ही वो क्रिटिकल कंडीशन में हो जाता है, वो मरने वाला होता है। और जो दूसरा वाला व्यक्ति जो उसका दोस्त है वो ये सब चीज़ों को देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। वो ना ही अलार्म बजा के हॉस्पिटल के स्टाफ को बुलाता है, ना ही वो चिल्ला के किसी को बताता है कि उसकी हालत ख़राब है। वो सोचता है कि यार ये मर जाएगा तो इसका जो जगह है वो मुझे मिल जाएगा और मैं आराम से बाहरी दुनिया को बहुत अच्छे से मौज से देख पाऊँगा। और इसी उद्देश्य हेतु वह कुछ करता ही नहीं है, वो चुपचाप बैठे रहता है। और होता क्या है कि सुबह पता चलता है कि जो पहला वाला व्यक्ति था जो खिड़की के पास रहता था उसकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुका है। और ये जो दूसरा वाला व्यक्ति है ये रिक्वेस्ट करता है हॉस्पिटल के स्टाफ वालों से कि भाई मुझे खिड़की के पास वाले बेड में शिफ्ट कर दिया जाए, और इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये बहुत ही उत्साह के साथ देखना चाहता है कि यार देखूं खिड़की के बाहर ऐसी दुनिया है कैसी, जो वो बता रहा था इतना अच्छा मुझे लग रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था, जब मैं इसको अपनी नज़रों से देखूंगा तो कितना अच्छा लगेगा। और इसी उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ वो खिड़की के बाहर जब देखता है तो उसका जो दिमाग है वो 360 डिग्री घूम जाता है। वो एकदम समझिए कि पागल हो जाता है, वो व्याकुल हो जाता है, वो हतोत्साहित हो जाता है। क्योंकि बाहर जो था ना, वो बाहर एक भद्दा सा बुरा सा दीवार था, कुछ था ही नहीं। उसको पूरी कहानी समझ में आने लगती है कि कहानी पूरी यही थी कि वो जो उसका जो पहला दोस्त था जो खिड़की के पास था जो मर गया, वो केवल उसकी हेल्प करना चाह रहा था। और उसके लिए उसने क्या किया कि सभी चीज़ों को इमेजिनेशन को रियलिटी में ला के इतने इंटरेस्टिंग वे में उसको वो एक्सप्लेन कर रहा था, उसको नरेट कर रहा था, उसको डिस्क्राइब कर रहा था कि उसको वो सब चीज़ें रियल लगने लगी। और इतना रियल लगने लगी कि उसने इतना तक सोच लिया कि यार कैसे भी करके मुझे वो जगह पाना है और अपनी इस
चाह खातिर उसने उसको मरने भी दिया। और अंत में क्या होता है कहानी में कि वो जो व्यक्ति है, दूसरा वाला व्यक्ति है, वो ये सोच के एक तरीके से पागल सा हो जाता है कि यार एक इतना अच्छा दोस्त था मेरा जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने उसे मरने दिया। भाई लोग, कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब हम कहानी के डीप मीनिंग को समझते हैं तो हमको ये ज्ञात होता है कि इंसान जो होता है ना, वो सेल्फिश होता है, वो खुदगर्ज होता है, वो सेल्फ सेंट्रिक होता है, वो आत्मकेंद्रित होता है। जब बात उसके अपने जान की आती है ना, तो वो दूसरे के जान को लेने से भी कतराता नहीं है। वो अपनी खुशी में बढ़ोतरी के लिए ना, वो दूसरों को दुखों के दलदल में भी ढकेल सकता है। इसीलिए इस कहानी में कहा जा रहा है कि मेंटेन योर पर्सपेक्टिव, अपने नज़रिए को बदलो। हमको एक बेहतर सॉल्यूशन तलाश करना चाहिए। जैसे जो दूसरा व्यक्ति था, उसको यह सोचने की अपेक्षा कि काश पहले वाले व्यक्ति के स्थान पे मेरा स्थान होता। अगर वो यह सोचा होता कि यार ये जो मेरा दोस्त है, ये मेरे लिए कितना अच्छा कर रहा है, मेरे लिए घंटों बैठ के ये चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है इंटरेस्टिंग वे में, ताकि वो मुझे खुश कर सके और मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे दोनों का भला होता, दोनों का फ़ायदा होता। वो इंसान जो मर गया वो मरा नहीं होता, लेकिन हम अपनी खुशी के लिए एक कितना गलत एक तरीके से साधन अपनाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। भाई लोग, अगर सही मायनों में देखा जाए तो हम भी बहुत सारे सिचुएशंस में दूसरे व्यक्ति के जैसे ही सोचते हैं। हम मतलब अच्छे एस्पेक्ट को नहीं देखते हैं। किसी भी चीज़ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, हम उन्हीं एस्पेक्ट्स का चुनाव करते हैं जिनसे हमारा केवल लाभ होने वाला होता है। हम दूसरे के लाभ के बारे में, परोपकार के बारे में सोचते ही नहीं हैं, जो वास्तव में एक इंसानी सोच नहीं होनी चाहिए। हमको ऐसे नहीं होना चाहिए, हमको ऐसे नहीं जीना चाहिए। परोपकार जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो भी मैं देखो भाई, यहाँ पे मैं सेल्फ़ लव के विरोध नहीं जा रहा हूँ कि हमें खुद से प्यार ही नहीं करना चाहिए। भाई हमें खुद से प्यार करना चाहिए, लेकिन खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरे से नफ़रत करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद से प्यार करने का डेफिनेशन यही होता है कि हम दूसरे से भी प्यार करें। अगर हम दूसरे से प्यार नहीं करते हैं तो हम खुद से प्यार कर ही नहीं सकते हैं। तो परोपकार की यहाँ बात हो रही थी, तो परोपकार बहुत बड़ी एक तरीके से चीज़ है। परोपकार जो भी पास्ट में जितने भी लोग हुए हैं जानने वाले, जिनको हम आज जानते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे कलाम साहब हो, जो भी लोग हों, उनको हम तभी जानते हैं और इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ को दूसरे के लिए जिया। वो अपने लिए अपने लाइफ को नहीं जिए। उनके पास बहुत संपत्ति थी, बहुत सारी उनके पास पावर थी। वो चाहते ना तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी लेते, लेकिन उन्होंने नहीं जिया। उन्होंने अपने आप को दूसरे के लिए समर्पित किया। और यही वास्तव में सबसे बड़ा इंसानी धर्म होना चाहिए। परोपकार की भावना, सहयोग की भावना, यही सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसी संदर्भ में मैंने बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, जिसको मैं आज यहाँ फिर रिसाइट करना चाह रहा हूँ। और वो श्लोक आज भी उतना ही सार्थक है जितना पहले था और हमेशा रहेगा। और श्लोक कुछ यूँ है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पूर्णाय पापाय प्रपीडनम। इसका अर्थ है कि 18 पुराणों में लिखा है और महर्षि वेदव्यास जी ने भी ये कहा है कि परोपकार के समान कोई पुण्य का काम नहीं है और किसी को दुख देने के समान कोई पाप का काम नहीं है। परोपकार बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे भाई। हमें परोपकारी होना चाहिए। हमें अपने खुशी के साथ साथ दूसरे की खुशी की भी फिक्र होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अंत में भाई, मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप दोबारा इस कहानी पर विचार करिएगा और आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है आपकी, वो ज़रूर शेयर करिएगा। और ज़रूरी नहीं कि आपके जो ओपिनियन होंगे वो मेरे ओपिनियन से मैच ही कर जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि सबके लाइक्स और डिसलाइक्स अलग होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि जिनको हम पसंद करते हैं वो भी हमें पसंद करें। ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं और हमें सबके ओपिनियन का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। फ़िलहाल तो आप बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करिए। और अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो, मुझसे अगर कोई शिकायत करनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। मुझे आपके फीडबैक का पूरा इंतज़ार रहेगा। और एक और ज़रूरी बात जो मैं आपको बता दूं कि हम फिर एक नए वीडियो में मिलने वाले हैं। और तब तक आप सब अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल के लिए चलते हैं दोस्त। जय हिंद, जय भारत।